वेलकम टू मैकेनिकल गेट जोन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल कास्टिंग प्रोसेस। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, डेट इज़ मेटल कास्टिंग प्रोसेस। और गेट एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मेटल कास्टिंग प्रोसेस को। मेटल कास्टिंग प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे एंशियंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मेटल कास्टिंग है। और बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग हम इसमें करेंगे। और किस तरीके से ये होता है इसका मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास है एक ओर, किसी मेटल का ओर जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। उस ओर को हम लोग फर्नेस के अंदर डालते हैं और उसको मेल्ट करते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। जब वो फर्नेस के अंदर मेल्टेड मटेरियल होता है, जो मेटल मेल्ट हो जाता है फर्नेस के अंदर, डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मेटल। डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मेटल। उस लिक्विड मेटल को हम लोग क्या करते हैं, एक पहले से ही बना करके रखते हैं मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी क्या होती है ये भी अभी हम आगे बताएंगे। तो जो लिक्विड मेटल होता है उसको हम लोग डालते हैं कहाँ पे, मोल्ड कैविटी में। और सफिशिएंट टाइम के लिए उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। सॉलिडिफाई होने के बाद जो हमारे पास मोल्ड होता है उसको ब्रेक कर देते हैं और फाइनल हमको जो कास्टिंग होती है वो मिल जाती है। डेट इज़ द फाइनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमको मिल जाता है। तो बेसिक ये ओवरव्यू है कि मेटल कास्टिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। डेट इज़ द मटेरियल इज़ फर्स्ट लिक्विफाइड बाय प्रॉपरली हीटिंग इट इन अ सुटेबल फर्नेस। देन द लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनटू अ प्रीवियसली प्रिपेयर्ड कैविटी विच इज़ अलाउड टू सॉलिफाइड। आफ्टर विच द प्रोडक्ट इज टेकन आउट ऑफ द मोल्ड कैविटी एंड उसके बाद कुछ मशीनिंग प्रोसेस होती हैं, डेट इज़ जो फिनिशिंग प्रोसेस होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द एंड प्रोडक्ट, वो इसके ऊपर परफॉर्म की जाती हैं। तो यहाँ से क्लियर कट आइडिया हमको लगा कि सक्सेसफुल कास्टिंग ऑपरेशन के लिए जो 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मोल्ड प्रिपेयर करते हैं। और मोल्ड कैसे प्रिपेयर होता है, विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस मटेरियल की हमको कास्टिंग करनी है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और पोर करते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर। उसके बाद उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं अप टू द रूम टेम्परेचर। आफ्टर विच जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड कैविटी को तोड़ देते हैं और जो कास्टिंग हमको मिलती है उसका फिर इंस्पेक्शन होता है कि कहीं इसमें डिफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है, और अगर डिफेक्ट्स हैं तो उन डिफेक्ट्स को कैसे दूर किया जाए वो फर्दर प्रोसेस होती है कास्टिंग के बाद की, ठीक है। तो ये होती है कास्टिंग की बेसिक बात। ना यहाँ पे बात करते हैं कि जो एडवांटेज है कास्टिंग का ओवर दी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। डेट इज एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग प्रोसेस ओवर अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो मोर देन वन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया जा सकता है, ठीक। कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको बनाने के एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कास्टिंग को यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो वाई वी आर यूजिंग कास्टिंग, बिकॉज वी आर हैविंग सर्टेन एडवांटेजेस ओवर द अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। So the first advantage is that it is less expensive. It is less expensive in comparison to the other manufacturing process, and we can produce more complex shape products with the help of casting. Clear? With the help of casting. तो
सबसे पहली बात क्या है कि ये तो एक सस्ता प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू द अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कास्टिंग इज लेस एक्सपेंसिव एंड with the help of casting we can produce such components which is having complex geometries. okay, मतलब ऐसी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप के प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं कास्टिंग से जो कि पॉसिबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं मटेरियल के जो कि डक्टाइल भी हो सकते हैं और ब्रिटल भी हो सकते हैं. सो both ductile and brittle material can be produced with the help of casting. आपको पता है कि ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करना कितना टफ टास्क होता है. तो जो प्रोडक्ट मशीनिंग करके ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करके नहीं बना सकते वो हम कास्टिंग की हेल्प से बना सकते हैं. अब किसी चीज़ के एडवांटेज हैं तो किसी चीज़ के लिमिटेशन भी होंगे. तो अगर हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस की, डेट इज लिमिटेशन ऑफ कास्टिंग. जो कास्टिंग प्रोसेस है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या आती है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग कास्टिंग की हेल्प से बनाते हैं उसके ऊपर स्मूथ सरफेस फिनिश नहीं होती है. सो मैन्युफैक्चर्ड कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो कि हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग, उनके ऊपर जो सरफेस फिनिश होती है वो स्मूथ नहीं होती. तो डू नॉट हैव स्मूथ सरफेस फिनिश. नंबर फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द कास्टिंग, इट इज द लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है. अनदर थिंग इज कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है ऑफ गैस डिफेक्ट्स की. गैस डिफेक्ट्स क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ. ठीक है, देखो क्या होता है कि जब हम लोग मेटल को मेल्ट करते हैं इन द फर्नेस तो चांसेस हैं कि जो एयर है वो लिक्विड मेटल के अंदर आ जाए. ठीक है, और एयर जब लिक्विड मेटल के अंदर आ जाएगी और नॉन डिसॉल्यूबल होगी, मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से कि जो लिक्विड मेटल आप फर्नेस के अंदर लेके बना रहे हैं उसके अंदर एयर आ गई. अब एयर आ गई, अब वो एयर जो है उसको निकलने की कहीं जगह नहीं है. अब मटेरियल जो है आपका सॉलिडिफाई हो रहा है, कास्टिंग जो हो रही है वो सॉलिडिफाइड हो रही है इनसाइड द मोल्ड कैविटी. तो जहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी तो वहाँ पे एक माय डियर वॉइड बन जाएगा और उस वॉइड की वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होगी फाइनल ऑब्जेक्ट की वो कम्प्लीटली चेंज होगी इन कंपैरिजन टू द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़. तो वही जो होता है डेट इज़ जो गैस ट्रैप हो जाती हैं, जो एयर ट्रैप हो जाती है फाइनल कास्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर, वही क्या करती है गैस डिफेक्ट्स कहलाती है. डेट इज़ द गैस डिफेक्ट. ठीक, तो ये है पॉसिबिलिटी ऑफ द गैस डिफेक्ट इन द कास्टेड प्रोडक्ट. नेक्स्ट एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है और वो क्या, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, यूनिफॉर्म मैकेनिकल properties cannot be obtained. ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ माय डियर? क्या होता है जब हमारे पास मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर जब हम लोग सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं
तो उसका जो सॉलिडिफिकेशन होता है डेट इज होता है ड्यू टू द हीट ट्रांसफर टू द एम्बियंट। जो गर्म चीज़ है वो ठंडी कब होगी, जब वो अपनी हीट, जो अपनी एनर्जी है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, सराउंडिंग को छोड़ दे। तो वो जो कूलिंग हो रही है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म, वो होती है नॉन यूनिफॉर्म, जिसकी वजह से जो सॉलिडिफाइड मेटल है उसके अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। समझ में आ रही बात? वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट पोरिंग टेम्परेचर का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट पोरिंग टेम्परेचर का, और इसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं टीपी से। सो व्हाट इज दिस पोरिंग टेम्परेचर? माय डियर, पोरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ तक हम किसी मेटल को मेल्ट करते हैं फर्नेस के अंदर। ठीक है, बेसिक कास्टिंग की प्रोसेस क्या होती है मैं आपको अभी सिंपली बताऊं तो जैसे ये हमारे पास क्या है, एक फर्नेस है, ये एक हमारे पास क्या है, फर्नेस है, और इस फर्नेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मटेरियल है, जो मेटल है उसको हम लोग मेल्ट कर रहे हैं। इस मेटल को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, और मेटल जो मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको कहाँ लेके जाएंगे, एक कैविटी के अंदर लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को जो शेप चाहिए फाइनल, वो कुछ इस तरीके का शेप चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कैविटी बना दी इस शेप की, और एक कैविटी कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक, ये मैंने यहाँ पे कैविटी बना दी इस शेप की, और लेट अस से कि ये क्या है, हमारी सैंड है। ठीक है, सैंड के अंदर हम लोग कैविटी बना देते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो मेटल है ये धीरे धीरे मेल्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मेटल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मेटल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, डेट इज़ पोरिंग टेम्परेचर। वहाँ तक हम इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद विद दी हेल्प ऑफ लैडल, लैडल क्या होता है, एक हिंदी में इसको मग समझ लीजिए, एक मग की तरह। ठीक, लैडल की हेल्प से हम लोग इसमें से मोल्टन मेटल भर करके कैविटी जो है उसके अंदर ले जाके डालेंगे। ठीक है, तो पोरिंग टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली ये होता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो कि रिक्वायर्ड है टू मेल्ट द मटेरियल। इतना तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक तो गर्म करना ही करना है, साथ में थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिग्री ऑफ सुपर हीट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीट। इसको करने का फ़ायदा क्या है, इसको करने का मतलब ये मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक गर्म करते तो माय डियर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक गर्म करते तो क्या होता, थोड़ा सा भी डिग्री ऑफ सुपर हीट अगर आप इसको ना दें, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक इसको गर्म करें, तो चांसेस हैं कि लैडल को यहाँ से लिक्विड मेटल भर के यहाँ तक ले जाने में जो टाइम लग रहा है उस दौरान ये सॉलिडिफाई होने लगे। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक जैसे ही पहुँचेगा उसके बाद जैसे ही आप इसको गर्म करना बंद कर देंगे तो ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, अबव द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक हम इसको लेके जाते हैं, जिससे कि हम लोग ये कैविटी को भर पाएँ। ठीक है, तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर प्लस डिग्री ऑफ सुपर हीट, डेट इज़ द पोरिंग टेम्परेचर। So pouring temperature is that temperature up to which we are going to heat up the metal so that it can convert completely into liquid form and we have sufficient time to fill the cavity. ठीक है, ये है pouring temperature। अब यहाँ पे आप एक बात समझिए, ये तो मैंने आपको बता दिया pouring temperature का बेसिक, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताने चाहता हूँ वो ये है कि 1 सेकेंड, ऑल राइट, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे लास्ट लिमिटेशन ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस, जो कि हमने ये वाली थी, दिस वन, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। मैंने बताया था जो कूलिंग होती है ये होती है नॉन यूनिफॉर्म इन द कास्टिंग प्रोसेस। अब वो कैसे होती है वो यहाँ पे आप समझिए, जैसे 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 लेट अस से कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बॉक्स, एक बॉक्स है,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हमने क्या बना रखी है, कैविटी बना रखी है। ये हमारे पास है कैविटी। ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। बेसिकली हम एक सपोज कीजिए क्यूबॉइडल शेप की कास्टिंग हम लोग बना रहे हैं, तो ये हमने जो कैविटी बनाई है ये आपको दिखा दी। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो मोल्ड कैविटी है इसके अंदर हम लोग क्या भरेंगे, लिक्विड मेटल भरेंगे पूरा। इसमें हम लोग क्या भरेंगे, लिक्विड मेटल भरेंगे इस मोल्ड कैविटी के अंदर। ठीक है, मोल्ड कैविटी के अंदर लिक्विड मेटल भर दिया। ये जो कैविटी होगी इसके चारों तरफ ये जो मोल्ड बॉक्स है यहाँ पे क्या होगा बच्चे, सैंड होगा, सैंड। ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक बात समझने की कोशिश करो कि ये जो हमारे पास मोल्ड कैविटी है, ये क्या है, मोल्ड कैविटी है। ये हमारे पास है मोल्ड कैविटी, और इस मोल्ड कैविटी के अंदर बच्चे क्या भरा हुआ है, लिक्विड मेटल भरा हुआ है। अब लिक्विड मेटल को हमने कहाँ तक गर्म किया था, पोरिंग टेम्परेचर तक गर्म किया था। पोरिंग टेम्परेचर तक गर्म किया था लिक्विड मेटल को, और उसके बाद कैविटी के अंदर डालने के बाद इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया। तो ये जो मोल्ड कैविटी का जो सरफेस है और ये जो है डेट इज़ सैंड इसके चारों तरफ है, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है। तो कंसीडर कीजिए कि ये एक पॉइंट है मेरे पास डेट इज़ एट द सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा इस लिक्विड मेटल का, इनिशियली क्या होगा, पोरिंग टेम्परेचर होगा, डेट इज टीपी। क्या होगा, टीपी। क्लियर। और कंसीडर कीजिए इसके जस्ट बाहर इमीडिएट सराउंडिंग में इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो है क्या, टी इन्फिनिटी। क्या है, टी इन्फिनिटी, डेट इज मोल्डिंग सैंड का टेम्परेचर, इट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर दिस मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी के चारों तरफ जो सराउंडिंग है डेट इज सैंड, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, टी इन्फिनिटी। तो आप समझ सकते हो कि एट द सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, वो है टी पी माइनस टी इन्फिनिटी। एंड यू कैन ऑब्जर्व डेट टी पी इज वेरी 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 लार्जर देन द टी इन्फिनिटी। सो इनिशियली द टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी हाई, द टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी हाई, and we know that the heat transfer rate is directly proportional to the temperature difference. Heat transfer rate is directly proportional to the temperature difference. So what will going to happen, if the temperature difference is higher, then the heat transfer rate will also be high. Heat is transferring from the liquid metal to the ambient surrounding. Clear? And that's why it is going to cool down, and after a particular time it will solidify to the solid state. तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था, तो इसका मतलब ये है कि जो कूलिंग रेट है लिक्विड मेटल का इनसाइड द मोल्ड कैविटी वो क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। तो अब एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप इस लिक्विड मेटल के अंदर जाते जाओगे, इस तरीके से, समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस चेंज होगा, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज होगा। माय डियर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आपको इसकी पेरीफेरी पे ही देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आपको इसकी पेरीफेरी पे ही देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते जाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, यानी कि कूलिंग रेट भी कम होगा, कूलिंग रेट भी कम होगा। मतलब कूलिंग रेट इज मैक्सिमम एट द पेरीफेरी, एंड एज यू गो इनवर्ड, इस मोल्ड कैविटी के अंदर जो मोल्टन मेटल है उसके अंदर की तरफ देखते जाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, तो हीट ट्रांसफर का रेट भी कम होगा और क्या होगा, कूलिंग रेट कम होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया कि ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, कूलिंग रेट कम होगा, मतलब कूलिंग रेट यूनिफॉर्म नहीं है, हर पॉइंट का जो कूलिंग रेट है वो अलग अलग है। तो इसीलिए ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी। यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी उसका क्या मतलब है वो भी यहाँ पे देख लो। जैसे कि अगर मैंने आपको, लेट अस कंसीडर दिस इज द मोल्ड कैविटी, और मोल्ड कैविटी का क्या है, ये सरफेस है। ठीक है, तो सबसे पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे,
सबसे पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इमीडिएट सराउंडिंग के सबसे पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सबसे पास वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनका कूलिंग रेट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा कूलिंग रेट होता है, ठीक है, उतने ही फाइनर क्या मिलते हैं माय डियर, ग्रेन्स मिलते हैं। फाइनर ग्रेन्स विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, फाइनर ग्रेन्स विल बी ऑब्जर्व्ड नियर द सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी। उसके बाद थोड़ा सा और अंदर जब आप जाओगे, इसके बाद थोड़ा सा और अंदर जब आप जाओगे, तो माय डियर आपको ग्रेन्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। इस तरीके के। तो ये जो हैं, ये हैं कैसे, कॉलमनर ग्रेन्स। कैसे ग्रेन्स हैं, कॉलमनर ग्रेन्स, ठीक। और इसके बाद जब और अंदर जाओगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कास्टिंग, तो आपको कुछ इस तरीके के ग्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके के ग्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बच्चे ग्रेन्स हैं, ये कैसे हैं, इक्वेक्स्ड ग्रेन्स। इक्वेक्स्ड ग्रेन्स, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखिए, जो ग्रेन्स होंगे, कास्टिंग के जो ग्रेन्स होंगे नियर द मोल्ड कैविटी, वो कौन से होंगे, फाइनर। और जो फाइनर ग्रेन्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इनके अंदर होती है मोर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। मतलब जो ग्रेन्स होंगे कास्टिंग के नियर द सरफेस, जहाँ पे कूलिंग रेट ज़्यादा होगा, कूलिंग रेट ज़्यादा होने से फाइनर ग्रेन्स मिलेंगे। फाइनर ग्रेन्स का मतलब वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वहाँ पे जो ग्रेन्स होंगे उनके अंदर मोर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस होगी। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो कॉलमनर ग्रेन्स मिलते हैं। और कॉलमनर ग्रेन्स जो होते हैं, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, अलोंग द डायरेक्शन बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कॉलमनर ग्रेन्स मतलब जिस ग्रेन्स की डायरेक्शन के अलोंग आपको देखना है, तो बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसी डायरेक्शन में मिलेंगी जिस डायरेक्शन में ग्रेन का ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इक्वेक्स्ड ग्रेन्स। इक्वेक्स्ड ग्रेन्स यानी कि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये होते हैं सॉफ्ट एंड डक्टाइल। सॉफ्ट एंड डक्टाइल, तो कहने का मतलब ये है कि कास्टिंग करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला, उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस सबसे ज़्यादा होगी बाहर की तरफ, जो आउटर वाली सरफेस है। और वही मटेरियल जो होगा, कास्टिंग जो होगी फाइनल, वो सॉफ्ट और डक्टाइल होगी एट द सेंटर। समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यही बताया है मैंने कि ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्लियर, बोलिए जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू अचीव द यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, to achieve the uniform mechanical properties, we need to perform heat treatment process after the casting is done। भाई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती हैं वो किस लिए होती हैं, वो इसीलिए होती हैं ताकि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वेयरिंग हो रही हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है भाई, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक एनिलिंग है, राइट, इस तरीके से। तो ये है कहानी, डेट इज़ द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशन ऑफ द कास्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स रिलेटेड टू द कास्टिंग। ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैटर्न। व्हाट इज पैटर्न? वी आर गोइंग टू डिस्कस पैटर्न्स। बेसिकली पैटर्न क्या है, एक रेप्लिका है किसी पार्ट का जो कि हम लोग कास्टिंग में प्रोड्यूस करेंगे बाय मेल्टिंग द मटेरियल एंड देन पोरिंग इट इनटू द कैविटी। जो कैविटी होती है
वो हम लोग पैटर्न की हेल्प से ही जनरेट कर पाते हैं। और वो पैटर्न जो होता है ये होता है रेप्लिका ऑफ द पार्ट। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को क्या बनाना है, सिंपल सा एक क्यूब बनाना है, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का मुझे एक सिंपल सा क्यूब बनाना है विद द सैंड कास्टिंग प्रोसेस से मेरे को एक क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए रहेगा, एक मेरे पास मोल्ड बॉक्स है, एक मोल्ड बॉक्स है। और इस मोल्ड बॉक्स के अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा कंप्लीटली मैंने बना करके रखा है सैंड से। डिफरेंट टाइप की सैंड लेकर के मैंने इसको बनाया है। डिफरेंट टाइप की सैंड कौन कौन सी होती है वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, मोल्ड बॉक्स के अंदर पूरा सैंड भर दिया। उसके बाद ये जो पैटर्न है डेट इज़ जो रेप्लिका होता है फाइनल कास्टिंग का। मतलब जैसे मेरे को क्यूब की कास्टिंग बनानी है, डेट इज़ मेरे को एक क्यूब बनाना है विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मटेरियल की हेल्प से पैटर्न बनाने की कोशिश करूँगा। अब जो पैटर्न के मटेरियल्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं लाइक वुड, प्लास्टिक्स, ठीक है। इस तरीके से मतलब जैसे हमने एक वुड का पैटर्न बनाया, पैटर्न यानी कि नेगेटिव इमेज, रेप्लिका ऑफ द फाइनल कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन इस पैटर्न बनाते वक्त हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं एलोवेंसेस का, पैटर्न एलोवेंसेस क्या होते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। देखो पैटर्न जो होते हैं वो या तो बनाए जाते हैं वुड के या प्लास्टिक के। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमारा फाइनल कास्टिंग होगी उसके जैसा हम लोग पैटर्न डिज़ाइन करेंगे विद सम एलोवेंसेस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न। और फिर उस पैटर्न को ले जा करके हम लोग ये जो मोल्ड बॉक्स है वहाँ पे ले जाके बढ़िया तरीके से इसको रैमिंग ऑपरेशन से कैविटी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सैंड जो है उतने हिस्से की हट जाएगी और एक कैविटी हमको मिल जाएगी। तो यही कैविटी बनाने का जो काम है वो किसका है, पैटर्न का। विद द हेल्प ऑफ पैटर्न वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस कैविटी इन द कास्टिंग। ये जो पैटर्न है ये वुड का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि पैटर्न तो हो गया नेगेटिव रेप्लिका ऑफ द पार्ट जो कि हम लोग बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग, लेकिन साथ में इसके अंदर हम लोग एलोवेंसेस भी देते हैं। अब एलोवेंसेस देने की क्या ज़रूरत है, ये सभी बात डिस्कस होगी जब स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, डेट इज पैटर्न एलोवेंसेस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं माय डियर पैटर्न एलोवेंसेस के बारे में बात। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पैटर्न एलोवेंसेस। माय डियर क्या होता है कि जो पैटर्न होता है वो हमेशा एक्चुअल प्रोडक्ट से थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? टू प्रोवाइड सम एलोवेंसेस। अब बात आती है कि एलोवेंसेस देने की जरूरत क्यों पड़ती है, पैटर्न को फाइनल कास्टिंग से थोड़ा बड़ा क्यों बनाया जाता है, वो यहाँ पे डिस्कस करना है। माय डियर होता क्या है कि जब आप किसी मटेरियल को मेल्ट करके कैविटी के अंदर डाल देते हैं टू सॉलिडिफाई, तो होता है क्या है कि जब भी कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मतलब श्रिंक करती है। ये मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। जैसे अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो थर्मली एक्सपेंड होता है, डिपेंड, और ये दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेट इज हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या है कि अगर कोई चीज़ ठंडी होगी तो वो श्रिंक भी करेगी। तो हो सकता है कि अगर आप किसी कास्टिंग के ऊपर एलोवेंस ना दें, किसी पैटर्न के ऊपर एलोवेंस ना दें, फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि आप जो है लेट अस सपोज क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग,
एंड लेट अस कंसीडर दैट डायमेंशन ऑफ दिस क्यूब इज 10 mm। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि आपने पैटर्न भी 10 mm का बना दिया और 10 mm के पैटर्न को लेकर के कास्टिंग के जो मोल्ड कैविटी है वहाँ पे कैविटी के अंदर मोल्ड कैविटी सॉरी जो मोल्ड बॉक्स है वहाँ पे आपने कैविटी बना दी विद दी हेल्प ऑफ पैटर्न यूजिंग 10 mm पैटर्न। तो होगा क्या कि 10 mm की कैविटी जनरेट हो जाएगी मोल्ड बॉक्स में। उसके बाद आप उसके अंदर मोल्टन मेटल ले जाके डाल दोगे। अब जब वो ठंडा होगा तो माय डियर वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। श्रिंक करेगा यानी कि हर जगह से श्रिंकेज होगी। मतलब कहने का ये है कि जो कास्टिंग आपकी 10 mm की बननी थी वो कुछ कम की बनेगी, वो कुछ कम साइज़ की बनेगी, क्योंकि आपने क्या लिया, एक्चुअल जो आपने पैटर्न लिया था वो 10 mm का लिया था। वो आपने एक्चुअल जो लिया था पैटर्न 10 mm का लिया था और कास्टिंग होने के बाद वो श्रिंक कर गया। चाहिए था कितने का, 10 mm का, और मिल कितने का रहा है, सपोज 8.5 mm का। तो यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया साइज़। ठीक है, तो इसलिए और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 10 mm का आपने कास्टिंग बना लिया, चलो मान लो कि श्रिंकेज नहीं हुआ, लेट अस सपोज कि श्रिंकेज को छोड़ देते हैं, लेट अस सपोज कि श्रिंकेज होता ही नहीं है। तो अब आपने क्या किया कि 10 mm का आपने फिर से क्या किया, पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनाने के बाद कैविटी बना दी। तो फाइनल कास्टिंग जो आई आपके पास 10 mm की आ गई। लेकिन क्या उसकी सरफेस फिनिश अच्छी होगी? उसकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर ही मैंने बताया है एक वन ऑफ द डिमेरिट डेट इज कास्टेड ऑब्जेक्ट्स हैव द डू नॉट हैव द स्मूथ सरफेस फिनिश। डेट्स वाई जो फाइनल कास्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी हम लोगों को मशीनिंग करनी पड़ती है। मशीनिंग प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस करके फिनिशिंग ऑपरेशंस जो होते हैं वहाँ से हम लोग थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करके उसकी सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ से मटेरियल रिमूव हो रहा है, इसका मतलब डायमेंशन फिर से कम हो रही है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे इसलिए फिर से पैटर्न को हमको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, मशीनिंग एलोवेंस पे। इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी, जो श्रिंकेज हो रहा था वहाँ पे भी हमको पैटर्न थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, श्रिंकेज एलोवेंस पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर पैटर्न का एलोवेंस डिपेंड करता है। मतलब जो फाइनल बात यह है कि जो पैटर्न है वो बड़ा बनाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल कास्टिंग, जिससे कि जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है आफ्टर कंप्लीट इंस्पेक्शन, मशीनिंग प्रोसेस, सारा श्रिंकेज व्रिंकेज होने के बाद जो हमारा कास्टिंग ऑब्जेक्ट, जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो हमारा 10 mm होना चाहिए। इसीलिए जो कैविटी हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, तो वो पैटर्न का साइज थोड़ा सा अलग होगा इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल कास्टिंग। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट द पैटर्न एलोवेंसेस, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं गेट एग्जाम के अंदर पैटर्न एलोवेंसेस से रिलेटेड। ठीक है ना, पैटर्न एलोवेंसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो पैटर्न एलोवेंस में जो सबसे पहला एलोवेंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे नंबर फर्स्ट डेट इज श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन एलोवेंस। श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन एलोवेंस। ठीक है, बोलिए जी। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे आपको श्रिंकेज एलोवेंस को बताने के लिए आपको एक प्योर मेटल का टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ में यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सो ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम and on the y axis we are taking the temperature. ठीक है, so we are going to show the cooling curve for the pure metal.
कूलिंग कर्व फॉर द प्योर मैटर। सो माय डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट अस सपोज इनिशियली जब हमने मटेरियल को मेल्ट करके कहाँ तक ले गए, पोरिंग टेम्परेचर तक, वहाँ पर हमारा जो देखने का टाइम था जहाँ से अब कूलिंग शुरू होगी, उस टाइम पे जो इनिशियली टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, TP, डेट इज नोन एज पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर। इसके बाद क्या होगा, ये मेटल जो है धीरे धीरे ठंडा होगा, मतलब इसका टेम्परेचर जो होगा टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज करेगा, लेट अस से यहाँ तक। तो जितनी भी डिग्री ऑफ सुपर हीट थी उतने अमाउंट की हीट इसने क्या कर दी, रिलीज कर दी। रिलीज करने के बाद ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर आया, ये आया, डेट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर। डेट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे मेटल लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि क्या हो रहा है, आप समझो ना, जैसे कि आप आइस और वाटर का एग्जांपल ले लो, आइस का और वाटर का एग्जांपल ले लो। जैसे सबसे पहले लेट अस सपोज कि जो आइस है -4 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या होगा, जो आइस है वो -4 डिग्री सेल्सियस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। डेट इज द फेज चेंज प्रोसेस। सो वही प्रोसेस यहाँ पे आप देखने को मिलेगी, डेट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच the material is going to convert from the liquid state to the solid state. So this is the temperature TF, and at this point the temperature remains constant and the material that is in the liquid form gets converted into solid form at the same temperature. लेकिन अभी भी जब मेटल जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके बाद भी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द एम्बियंट। तो ये फर्दर अब जो है सॉलिड फॉर्म में, अब जो है फर्दर सॉलिड फॉर्म में कूल होगा। अब जो है फर्दर सॉलिड फॉर्म में कूल होगा, और तो अब यहाँ पे जो कूलिंग हो रही है ये हो रही है सॉलिड में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ देगा फॉर द प्योर लिक्विड मेटल, इस तरीके से। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है ये है रीजन ऑफ द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इस जगह पे ये प्योर लिक्विड है और इस जगह पे ये सॉलिड है, ठीक है। और उसके बाद ये फर्दर कूल हो रहा है अप टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। मैं एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, डेट इज TA। क्लियर, बोलिए जी। ऑल राइट। नाउ अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश कीजिए, और वो ये कि यहाँ पे आप देखिए जो TP है ये क्या है, पोरिंग टेम्परेचर, TF क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, और TA क्या है हमारे पास, एम्बिएंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जब हम कास्टिंग बनाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करते हैं, तो जो पूरा मोल्ड बॉक्स होता है उसके अंदर कुछ गेटिंग एलिमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। गेटिंग एलिमेंट्स यानी कि जो मेन कास्टिंग है उसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं इन द सेंड कास्टिंग, उसको हम लोग बोलते हैं गेटिंग एलिमेंट्स। तो उन गेटिंग एलिमेंट्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट गेटिंग एलिमेंट है, डेट इज़ नोन एज राइजर। डेट इज़ नोन एज राइजर। डेट इज नोन एज राइजर। अब ये राइजर क्या करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, डेट इज ये जो कूलिंग हो रही है फ्रॉम पॉइंट TP टू TF,
यहाँ से जो मटेरियल है, लिक्विड मेटल है, वो हीट रिजेक्ट करेगा कितने अमाउंट की, डेट इज फ्रॉम द पोरिंग टेम्परेचर टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर। और यहाँ पे क्योंकि कूल कर रहा है तो यहाँ पे भी श्रिंकेज होगी, और इस श्रिंकेज को हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। लिक्विड श्रिंकेज L से लेके S तक, डेट इज लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर, डेट इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन रीजन। तो माय डियर यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी इसके अंदर श्रिंकेज देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कि सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। इसके बाद फ्रीजिंग टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन अभी भी ये टेम्परेचर जो है ये एम्बियंट टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, तो ये फर्दर कूलिंग होगी। अब यहाँ से जो कूलिंग होगी ये होगी कंप्लीटली सॉलिड की, और यहाँ पे जो श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड श्रिंकेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड श्रिंकेज। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड श्रिंकेज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि लेट अस सपोज, मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ कि राइजर बेसिक में एक्चुअल में होता कैसा है। मैं अगर आपको थोड़ा सा जस्ट एक ओवरव्यू आपको दिखाऊँ तो देखो इस तरीके की होती है कास्टिंग। ये हमारा पूरा मोल्ड बॉक्स है, ये हमारा पूरा मोल्ड बॉक्स है। देखो यही रहा हमारे पास लेडल, ये रहा हमारे पास यहाँ पे लेडल। इस लेडल से लिक्विड मेटल हम लोग डालते हैं, और ये बेसिकली ये सारे गेटिंग एलिमेंट्स हैं, डेट इज़ द पोरिंग बेसिन, स्प्रू, पार्टिंग लाइन, डेट इज़ द लाइन सेपरेटिंग द कोप एंड ड्रैग बॉक्स। उसके बाद ये रनर है, उसके बाद ये हमारी मोल्ड कैविटी है। मतलब सपोज देखो ये इस तरीके का है, ये है हमारा मेन पार्ट जो कि हमको प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक इम्पोर्टेंट गेटिंग एलिमेंट है, डेट इज़ नोन एज राइजर। डेट इज़ नोन एज राइजर। ये राइजर हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द मोल्ड कैविटी। ठीक है, ये राइजर हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी से कनेक्टेड रहता है ये राइजर। आप देख सकते हो कि ये है हमारी मोल्ड कैविटी और इसी से कनेक्टेड है राइजर। मतलब ये लेडल जो है यहाँ से भरना शुरू किया इसको। बेसिकली ये तो मैंने आपको कटआउट पोर्शन दिखाया है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे बंद रहेगा ना। ठीक है, ये बाहर से नहीं, जब बाहर से देखोगे तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, राइजर की जो मेन दो फंक्शन हैं वो क्या है, एक तो ये क्या करता है, काम करता है इंडिकेटर का। दूसरा इसका जो मेन काम है वो क्या है, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर। अब इंडिकेटर और रिजर्वॉयर क्या हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे आपने लिक्विड मेटल इसमें डालना शुरू किया, लिक्विड मेटल डालना शुरू किया, लिक्विड मेटल बहता 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 ये पूरी कैविटी में भर गया, साथ में इस राइजर के अंदर ऊपर चढ़ने लगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैविटी कंप्लीटली फिल्ड अप हो गई है? माय डियर, ये बहते 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 ऊपर की तरफ आ जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा जैसे ही ये राइजर के टॉप में से मोल्टन मेटल जो आप इसके अंदर पोर कर रहे थे यहाँ से, वो जब आप ऊपर से इसके ऊपर से आने लगेगा और आपको दिखेगा आंखों से, तब आपको लगेगा कि हाँ कि अब हमारी कैविटी जो है कम्प्लीटली फिल्ड अप हो गई है। इसलिए कहते हैं कि राइजर क्या काम किया है, इट एक्ट एज अ इंडिकेटर। ये पता इंडिकेटर का काम करता है जिससे हमको ये पता चलता है कि मोल्ड कैविटी इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये रिजर्वॉयर क्यों हैं, ये रिजर्वॉयर क्यों है। माय डियर, यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि मोल्ड कैविटी कम्प्लीटली फिल्ड अप हो गई है। आपने क्या किया, इस लेडल को हटा दिया और इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया, इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया। अब माय डियर क्या होगा, आप एक बात को ध्यान से समझो यहाँ पे, और वो ये कि अब आपका ये पूरा का पूरा ये जो है एलिमेंट, पूरा ये जो पूरा का पूरा गेटिंग एलिमेंट है, ये सब कम्प्लीटली फिल्ड अप होगा मोल्टन मेटल से। ये सब कम्प्लीटली फिल्ड अप होगा मोल्टन मेटल से। ये पूरा का पूरा मोल्टन मेटल से फिल्ड होगा, और जैसे ही लेडल हटा देंगे यहाँ से अब इसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। माय डियर, पूरे के पूरे जहाँ जहाँ पे भी लिक्विड मेटल भरा होगा वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा।
वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा। अब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो माय डियर वहाँ पे अब जो मेटल है लिक्विड का वो श्रिंक करेगा। और वो श्रिंक कितने तरीके से करेगा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो श्रिंक कितने तरीके से करेगा आप यहाँ पे देख लो। उसके अंदर लिक्विड श्रिंकेज होगी, उसके अंदर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगी और उसके अंदर सॉलिड श्रिंकेज होगी। यानी कि वो पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक आएगा, फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसमें कि श्रिंकेज जो होगी वो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कहलाएगी। उसके बाद कंप्लीटली सॉलिड हो गया लेकिन टेम्परेचर अभी भी एम्बिएंट से ज़्यादा है तो इसलिए फर्दर श्रिंकेज होगा, डेट इज़ द सॉलिड श्रिंकेज। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो लिक्विड श्रिंकेज है और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है, डेट इज़ ये दो जो श्रिंकेज हैं ये कंप्लीटली कंपनसेट कर लिए जाते हैं बाय यूजिंग राइजर। यस, बाय यूजिंग राइजर। कैसे कर लिए जाते हैं वो अभी आप यहाँ पे देख लो। देखो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब पूरे गेटिंग एलिमेंट के अंदर कंप्लीटली लिक्विड मेटल भरा हुआ है और सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर दिया। माय डियर यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंस है वो हमारी है इसकी, डेट इज़ ये वाला रीजन, डेट इज़ जो इसके अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है ये वाला रीजन। ये सॉलिडिफाई होगा तो इसके अंदर आपको लिक्विड श्रिंकेज देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब जो मेटल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लिक्विड मेटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग द श्रिंकेज और फिर फर्दर जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका लिक्विड से सॉलिड में एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर वहाँ पे भी श्रिंकेज होगी। वो कंपनसेट की जाती है राइजर की वजह से, राइजर उसको कंपनसेट करता है। अब चक्कर क्या है कि सॉलिडिफिकेशन जो हो रहा है लिक्विड मेटल का वो तो हर जगह हो रहा है। लिक्विड मेटल का जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वो हर जगह हो रहा है। तो लिक्विड मेटल राइजर के अंदर भी सॉलिडिफाई कर रहा है, लिक्विड मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर भी सॉलिडिफाई कर रहा है, लिक्विड मेटल बाकी के गेटिंग एलिमेंट्स में भी सॉलिडिफाई हो रहा है। तो राइजर की जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से की जाती है, डेट इज राइजर को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है इन द राइजर वो होता है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द मेन कास्टिंग। मतलब राइजर में जो लिक्विड मेटल है वो ज़्यादा देर में सॉलिडिफाई हो इस तरीके से राइजर बनाया जाता है और जो मेन कास्टिंग है डेट इज़ द मोल्ड कैविटी के अंदर जो मटेरियल है वो राइजर से पहले सॉलिडिफाई हो जाए। अब जैसे जैसे इसके अंदर मटेरियल श्रिंक होता है, जैसे जैसे जो राइजर के जो हमारे पास मेन कैविटी है डेट इज़ द मोल्ड कैविटी वहाँ पे अब इसका श्रिंकेज होना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा तो इसके अंदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अब टू इंश्योर द कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी, यहाँ से जो लिक्विड मेटल था राइजर के अंदर अभी भी लिक्विड मेटल है, राइजर के अंदर अभी भी लिक्विड मेटल है, तो वो लिक्विड मेटल जाएगा मोल्ड कैविटी के अंदर और कंप्लीटली फिल्ड अप कर देगा किसको, मोल्ड कैविटी को। अब कितना भी लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता रहे, कितना भी लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता रहे, ये जो राइजर है राइजर के अंदर जो लिक्विड मेटल है वो जाता जाएगा मोल्ड कैविटी के अंदर और कंप्लीटली फिल्ड अप कर देगा मोल्ड कैविटी को टू प्रिवेंट द लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। ये है बात किसकी, राइजर की। इसीलिए राइजर एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर, राइजर एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर टू प्रोवाइड द लिक्विड मेटल टू द mold cavity to avoid the liquid and solidification shrinkage and to ensure the completely filling of the mold cavity। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये हो गई बात। अब यहाँ पे समझो कि क्या होगा आगे। हमने क्या किया, मटेरियल को लिक्विड मटेरियल जो था लिक्विड मेटल जो था पोरिंग टेम्परेचर से लिक्विड स्टेट एट द पोरिंग टेम्परेचर से कहाँ ले करके आ गए, सॉलिड स्टेट एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन अभी भी ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसकी वजह से कूलिंग होगी। अब यहाँ से जो सॉलिडिफाई होगा वो होगा कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में, कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पे सॉलिड श्रिंकेज आ गई, यहाँ पे सॉलिड श्रिंकेज आ गई।
अब ये जो सॉलिड श्रिंकेज है इसको कैसे कंपनसेट करेंगे? तो माय डियर, यहाँ पे जो मटेरियल है, इस स्टेट में जो मटेरियल होगा ये कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में होगा एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ से जो इसके अंदर श्रिंकेज होगी, डेट इज द सॉलिड श्रिंकेज, ये बचाएगी कौन? इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। दिस विल बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग allowance on the pattern. By providing allowance on the pattern, we are going to prevent the solid shrinkage. Liquid shrinkage और solidification shrinkage compensate कर दी गई with the help of riser, लेकिन जो सॉलिड श्रिंकेज है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे बाय प्रोवाइडिंग अलाउंस ऑन द पैटर्न, एंड दैट अलाउंस इज नोन एज श्रिंकेज अलाउंस। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल कास्टिंग, सो डैट जो मटेरियल श्रिंक होकर के छोटा हो जा रहा था वो श्रिंक होने के, देखो क्या है, लेट अस से कि आपको क्यूब बनाना है 10 mm का विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। अब लेट अस से कि जो श्रिंकेज है वो है कितना, 1 mm, 1 mm, मतलब हर साइड इसकी 1 mm से श्रिंक हो जाती है, समझ में? मतलब हर साइड इसकी 1 mm से श्रिंक हो जाती है। तो माय डियर, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइनल कास्टिंग है, जो आपको पैटर्न है वो बड़ा बनाना पड़ेगा। अभी इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। और ये जो सॉलिड श्रिंकेज होता है, डेट इज द श्रिंकेज अलाउंस हम लोग पैटर्न के ऊपर प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड द सॉलिड श्रिंकेज। और इसकी जो यूनिट होती है ना, डेट इज अलाउंस की जो यूनिट होती है, इसकी सॉलिड ये जो श्रिंकेज अलाउंस होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं mm/मीटर, इस तरीके से, या फिर क्वेश्चन में जैसी यूनिट रहेगी उस हिसाब से हम लोग डील करेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे तब वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हमने कंपनसेट कर दिया बाय प्रोवाइडिंग राइजर, और सॉलिड श्रिंकेज को हम लोगों ने अवॉइड कर दिया बाय मेकिंग द श्रिंकेज अलाउंस, बाय प्रोवाइडिंग द श्रिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न, जिसकी वजह से हमारा जो पैटर्न है वो बड़ा बन गया एक्चुअल कास्टिंग से। अब पैटर्न हमारा बड़ा बन गया एक्चुअल कास्टिंग से, तो श्रिंक होकर के उतना ही हो जाएगा जितना कि हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, डेट इज़ द श्रिंकेज अलाउंस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब कुछ ये जो कॉन्ट्रैक्शन है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ बातें फॉर सर्टेन मटेरियल्स। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की, नंबर फर्स्ट, लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये होता है मैक्सिमम फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड दैट्स वाई वेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग अ कास्टिंग फॉर एल्यूमिनियम, बिकॉज दिस इज हैविंग maximum value for the liquid and solidification shrinkage, we need to provide more size of the riser, क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट कौन करेगा? राइजर करेगा। जितना बड़ा राइजर, जितना ज़्यादा लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, उतने ही साइज का राइजर हमको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टोटल श्रिंकेज के बारे में, डेट इज लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज प्लस सॉलिड श्रिंकेज। तो जो टोटल श्रिंकेज है ये है मैक्सिमम फॉर स्टील्स, दिस इज मैक्सिमम फॉर स्टील्स। अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड श्रिंकेज की, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड श्रिंकेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है मैक्सिमम फॉर
लेड एंड जिंक। ठीक है, क्लियर। नाउ अगर हम लोग बात कर, देखो ये तो मैंने बता दिया कि सॉलिड श्रिंकेज को कैसे मेजर करेंगे। ये हम लोग पैटर्न के ऊपर प्रोवाइड करते हैं और इसकी डायमेंशंस लीनियरली गिवन रहती हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सॉलिड श्रिंकेज जो है क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उस हिसाब से हम लोग डायमेंशन डिसाइड करेंगे पैटर्न की। लेकिन जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है ये एक्सप्रेस किए जाते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की। लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की मैं बात कर रहा हूँ और इनको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये वॉल्यूमेट्रिक डिफाइन किए जाते हैं और वो जो सॉलिड श्रिंकेज होता है वो इन टर्म्स ऑफ द लीनियर डायमेंशंस डिसाइड किया जाता है, डेट इज mm पर मीटर या mm पर सेंटीमीटर, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन रहे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एक एक्सेप्शन की, और वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है माय डियर ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन की जब हम लोग कूलिंग करते हैं, जैसे ग्रे कास्ट आयरन की अगर हम लोगों को कास्टिंग करनी है और जब हम उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब वो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में होता है, यानी कि कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जब वो लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन स्टेट में जाता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के बजाय एक्सपेंशन होता है। ठीक है, बोलिए। ग्रे कास्ट आयरन में लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन होने की प्रोसेस में इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, क्योंकि वहां पे कन्वर्जन होता है कार्बन का इन ग्रेफाइट फ्लेक्स। वहाँ पे जो कार्बन है वो कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट फ्लेक्स में, जिसकी वजह से लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाने के प्रोसेस में इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कास्टिंग ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन, वी डू नॉट नीड राइजर, बिकॉज राइजर को प्रोवाइड किया जाता है टू अवॉइड द लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन स्टेट श्रिंकेज। लेकिन यहाँ तो श्रिंकेज हो नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो राइजर की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ द कास्ट आयरन, इन केस ऑफ द कास्टिंग ऑफ द कास्ट आयरन। क्लियर। हाउएवर जब राइजर के अंदर जो मटेरियल था वो कंप्लीटली सॉलिड में आ गया एट द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, अब भी यहाँ पे जो श्रिंकेज होगा डेट इज सॉलिड श्रिंकेज, तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बस अंतर कहाँ आया, अंतर आया लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन होने तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक में अंतर था इन केस ऑफ द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जब सॉलिड से एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर अप टू एम्बिएंट जब जाएगा, जब फर्दर कूलिंग होगी तो उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पैटर्न के ऊपर अलोवेंस देंगे, डेट इज नोन एज द श्रिंकेज अलोवेंस। समझ में आ गई बात। तो ये था बेसिक ऑफ द श्रिंकेज अलोवेंस, दैट इज जो हमने पढ़ा क्वेश्चन, जो पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा अलोवेंस के अंदर, वो पढ़ा श्रिंकेज अलोवेंस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो क्या है, क्वेश्चन भी है, स्टार्ट करते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट अलोवेंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं
जो नेक्स्ट अलाउंस हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस। तो द सेकंड important category of the allowance which we are going to consider here is the draft allowance, और इसका ही दूसरा नाम है टेपर्ड अलाउंस। देखिए, लेट अस सपोज कि आपको क्या चाहिए, एक सिलेंड्रिकल शेप की कास्टिंग है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप की कास्टिंग है, वो आपको प्रोड्यूस करनी है। एक सिलेंड्रिकल शेप का प्रोडक्ट है, वो आपको प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक पहले मोल्ड बॉक्स के अंदर आपने कम्प्लीटली रैमिंग ऑपरेशन करके अच्छे से सेंट तैयार की मोल्ड बॉक्स में बेसिकली। और मैं उस मोल्ड बॉक्स का फ्रंट व्यू का जो सेक्शन है 2D में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या बनाया, पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद आपने क्या किया, उस पैटर्न को लेकर के गए इस मोल्ड बॉक्स की तरफ, और यहाँ पे आपने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया टू प्रोड्यूस कैविटी। टू प्रोड्यूस कैविटी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये तो लगा दिया, पैटर्न तो लगा दिया, डेट इज दिस इज द पैटर्न, कैविटी बन गई। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो वो क्या है कि जो वर्टिकल फेसेस हैं पैटर्न के, ये जो वर्टिकल फेसेस हैं पैटर्न के, ये क्या है, कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है विद द सैंड एट द सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी के जो सरफेस है वहाँ पे जो आपका पैटर्न है और जो सैंड है उसके बीच का कंटिन्यूअस कांटेक्ट है। तो जब आप कैविटी बनाने के बाद इस पैटर्न को बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो देयर में बी ए चांस कि जो कंटिन्यूस कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे जो सैंड है उसके अंदर एरोजन हो जाए। और जब इसके अंदर एरोजन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सैंड हट जाएगा, तो जो कास्टिंग है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना, और शेप भी जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। सो एट द टाइम ऑफ द विड्रॉइंग ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द सैंड मोल्ड, द वर्टिकल फेसेस ऑफ द पैटर्न आर इन द कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द सैंड विच मे डैमेज द मोल्ड कैविटी। तो अब क्या किया जाए, अब इसको आसानी से बाहर कैसे निकाला जाए, वो समझने के लिए क्या करेंगे हम, देखो, वो समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पैटर्न को थोड़ा सा टेपर्ड फॉर्म में बनाते हैं। जैसे ये हमारा जो पैटर्न था इनिशियली, ये वाला, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा टेपर्ड बनाएंगे इसको, यानी कि ये लेंथ इसकी वर्टिकल में ऐसे ना हो करके कुछ इस तरीके की हो। ये देखो, हमने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया, और इस तरीके का पैटर्न बनाया तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ये है हमारे पास कोनिकल टेपर्ड पैटर्न। हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा टेपर्ड बना दिया इसको, इस सेक्शन को हमने थोड़ा सा टेपर्ड बना दिया। समझ में आ रहा है। तो जब आप इसका अब रिमूवल करोगे, अब इसको निकालोगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से अब आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो फाइनल कास्टिंग होगी, मैं मानता हूँ थोड़ी सी इस तरीके की आएगी, लेकिन मशीनिंग करके हम उसको इस तरीके का कर सकते हैं।
जब मशीनिंग करेंगे। समझ में आ रही है बात? बोलिए जी, क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राफ्ट या फिर टेपर्ड एलोवेंस। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि ये जो टेपर्ड एलोवेंस आपने दिया, अब हो सकता है, ये देखो लेट्स से कि आपको क्या बनाना है, इस तरीके से यू बनाना है, लाइक दिस, ये इस तरीके से आपको कोई बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो क्या करोगे, जो इनर साइड की तरफ जो एलोवेंस दिया जाता है, डेट इज द ड्राफ्ट या फिर टेपर्ड, जो ड्राफ्ट एलोवेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो इनर डिटेल्स जो होती हैं पैटर्न की, वहाँ पे हमको इस एलोवेंस की ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। इनर सरफेस जो होती है पैटर्न की, वहाँ पे हमको ज़्यादा ड्राफ्ट देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू द आउटर सरफेस, ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए। क्लियर? ये है बात। तो बस हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ड्राफ्ट या फिर टेपर्ड एलोवेंस में हमने देख लिया कि हम लोग क्या करते हैं, जो पैटर्न होता है उसको थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं, जिससे कि निकलने में आसानी हो, सैंड का इरोजन ना हो कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से कैविटी की शेप डिस्टॉर्ट ना हो। इसके अलावा जो इनर सरफेसेस होती हैं, जहाँ पे हमको टेपर्ड की ज़रूरत है, वहाँ पे एलोवेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू द आउटर सरफेस। क्लियर? तो ये था ड्राफ्ट या फिर टेपर्ड एलोवेंस। इसके बाद जो तीसरा एलोवेंस है वो है मशीनिंग एलोवेंस। मशीनिंग एलोवेंस कास्टिंग होने के बाद जो फाइनल सॉलिडिफाई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड को ब्रेक करते हैं और फाइनल जो मेटल है, जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे अब, मटेरियल, ताकि अगर हमको चाहिए आउटर सरफेस स्मूथ, तो उसके ऊपर हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, मशीनिंग करनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि मटेरियल का रिमूवल होगा, और जो सरफेस था वहाँ से मटेरियल रिमूव होगा, तो क्या होगा, जो कास्टिंग की फाइनल साइज़ होगी वो हो जाएगी कम। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को बढ़ाएंगे थोड़ा सा बड़ा इन कंपेरिजन टू द एक्चुअल कास्टिंग, so that we can compensate the loss of the material due to the machining। और वो जो एलोवेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मशीनिंग एलोवेंस, और ये दिया जाता है mm पर सरफेस। कितना मिलीमीटर का मशीनिंग एलोवेंस देना है वो हम लोग इससे डिफाइन करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मशीनिंग एलोवेंस इस तरीके से दिया जाएगा, mm पर सरफेस। क्लियर है? बोलिए जी, क्लियर? ऑल राइट। तो अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन यहाँ पे अब अपन कर लेते हैं। ऑल राइट, थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पैटर्न ज्योमेट्री। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक हमको ग्रे कास्ट आयरन की ब्लॉक है, एक हमारे पास ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग है जिसको कि हमको प्रोड्यूस करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कि लेट अस सपोज कि हमारे पास क्या है, एक कास्टिंग हमको प्रोड्यूस करनी है, इस तरीके की, ये ठीक है। इस तरीके की हमारे पास कास्टिंग है जो कि प्रोड्यूस करनी है, जिसकी लेंथ है हमारे पास 200 mm, और इसकी विड्थ है हमारे पास लेटस से 100 mm, और इसकी हाइट है हमारे पास 10 mm। साथ में ही एक हमारे पास एक सेंट्रल में इसके होल है, और इस होल का जो डायामीटर है
ये जो होल का डायामीटर है ये कितना है, 5 mm का है। ठीक है, तो एक ग्रे कास्ट आयरन का ब्लॉक है जिसका साइज है 200 mm बाई 100 mm बाई 10 mm, और उसके ऊपर क्या है, एक सेंट्रल में सर्कुलर होल है 5 mm का, और ये कंप्लीट लेंथ डेट इज, आप एक ऐसा समझ के चल सकते हो कि थ्रू होल है, यानी कि पूरी की पूरी थिकनेस के अलोंग ये होल है, आर पार आप देख सकते हो इसके। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास कास्टिंग है जो कि हमको प्रोड्यूस करनी है यूजिंग द सैंड कास्टिंग प्रोसेस। क्लियर? तो यहाँ पे एक बात और गिवन है, वो क्या कि जो श्रिंकेज एलोवेंस है पैटर्न के ऊपर, जो श्रिंकेज एलोवेंस है पैटर्न के ऊपर, वो कितना है, 2%। 2%। ठीक है, श्रिंकेज एलोवेंस जो है पैटर्न के ऊपर वो कितना है, 2%। द श्रिंकेज एलोवेंस फॉर द पैटर्न इज 2%। क्लियर? सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द वॉल्यूम of pattern to the volume of casting, so we have shrinkage allowance of 2%, then we have to determine the ratio of the volume of the pattern to the volume of the casting. So this is the question. So सबसे पहले आप एक बात समझिए, क्वेश्चन में गिवन है श्रिंकेज अलाउंस 2% प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में श्रिंकेज अलाउंस की बात करें इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, तो आप उसको कंसीडर कीजिए हमेशा एज अ लीनियर डायमेंशन, फॉर द लीनियर डायमेंशन, डू नॉट कंसीडर इट फॉर द कंप्लीट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? आप इसको कंसीडर कीजिए लीनियर डायमेंशंस की तरह, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, डेट इज mm पर मीटर, इस तरीके से, है ना। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे पास पैटर्न होगा वो बेसिकली बड़ा बनेगा इन कंपैरिजन टू दिस एक्चुअल कास्टिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इतने ही साइज का पैटर्न बना दिया, कैविटी बना दी इतने ही साइज की, तो वो क्या होगा, श्रिंक होकर के छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और जब श्रिंक होकर के ये छोटा होगा, तो क्या होगा, हमारी जो फाइनल कास्टिंग होगी वो एक्चुअल से कम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या बनाएंगे, पैटर्न को बड़ा बनाएंगे। तो देखो पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, डेट इज द नेगेटिव रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइडेड विद सम अलाउंसेस। पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके का ही होगा, सिमिलर टू द फाइनल कास्टिंग, लेकिन इसकी डायमेंशंस थोड़ी सी अलग होंगी क्योंकि इसके ऊपर अलाउंसेस दिए जाएंगे। लेट अस से दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ, दिस इज द डेप्थ, thickness, that is T, and this is the diameter of the hole provided on the pattern. क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है, जो श्रिंकेज अलाउंस है वो है 2%। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जो फाइनल लेंथ होगी वो होगी हमारी, इनिशियल तो 200 था प्लस 2% ऑफ 200 और इसमें ऐड करना है, तो कुल मिलाकर के बाद हो गया 200 इंटू 1.02 एंड इट इज इक्वल टू 204 mm। इसी तरीके से विड्थ भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो विड्थ भी हम लोगों को बड़ी बनानी पड़ेगी। तो इनिशियल साइज कितना था विड्थ, 100 mm, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.02 डेट इज इक्वल टू 102 mm। इसी तरीके से जो थिकनेस होगी वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे भी हम लोगों को अलाउंस देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 100 नहीं है
थिकनेस हमारी कितनी है 10 mm है, 10 इंटू 1.02, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.2 mm। यहाँ पे चक्कर खाते हैं सब लोग ज़्यादातर डायमीटर में। देखो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ये मटेरियल श्रिंक करेगा, तो माय डियर डायामीटर भी तो कम होगा, डायामीटर भी तो कम होगा, बोलो। और डायामीटर कम होगा तो डायामीटर के अंदर भी तो लीनियरली कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो जो डायामीटर इसके अंदर कम होगा तो उसको बड़ा बनाने के लिए हम लोग डायामीटर जो 5 mm था उसमें भी हम लोग एलोवेंस ऐड करेंगे, तो जो एक्चुअल डायामीटर होगा हमारा वो 5.1 mm का होगा। जब ये सारा डायमेंशन लेकर के आप कैविटी बना करके मोल्टन मेटल डाल के उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ोगे, तब फाइनली कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद आपको ये सारी डायमेंशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारी डायमेंशंस देखने को मिलेंगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, तो माय डियर वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, तो क्या होगा, इस क्यूबॉइड में से ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका वॉल्यूम घटा दो तो पूरे पैटर्न का वॉल्यूम मिल जाएगा। और उसी तरीके से इस ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए इस पूरे क्यूबॉइड में से इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दो तो कास्टिंग का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो ये जो रेशियो है बेसिकली कैसा निकल करके आएगा, डेट इज वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न इज द क्यूबॉइड का वॉल्यूम, डेट इज 204 इंटू 102 इंटू 10.2। अब इसमें से माइनस कर देंगे इस सिलेंडर का हाइट जिसका डायामीटर है 5.1 और जो हाइट है उसका वो कितना है 10.2। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न। फाइनल कास्टिंग जो बन रही है वो बन रही है 200 इंटू 100 इंटू 10 का क्यूबॉइड माइनस π/4। सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 5 है और जो हाइट है वो कितनी है 10। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये निकल करके आएगा 1.0612 और यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो इस तरीके का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं और वो क्या है कि एक क्यूबिकल कास्टिंग है, एक क्यूबिकल कास्टिंग है जिसका डायमेंशन कितना है 50 mm। उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, 4% का, और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 6% का। राइजर हमने प्रोवाइड नहीं किया है, राइजर नॉट प्रोवाइडेड। सो they are asking what is the final size of the casting। ठीक है, what is the final size of the casting। तो समझो हमने क्या किया, 50 mm के क्यूब शेप में पैटर्न बना दिया और कैविटी बना दी, मोल्टन मेटल भर दिया। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा बच्चे, उसके अंदर सॉलिडिफिकेशन होगा, उसके अंदर सॉलिडिफिकेशन होगा। तो जो वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन है उसमें कौन कौन शामिल हो गया, लिक्विड श्रिंकेज प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, और वो है 4% ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। और उसके बाद
जो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना है 6% ऑफ द वॉल्यूम। तो पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा। जब हम बात करते हैं लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की, तो जो इनिशियल वॉल्यूम था दैट इज द 50 का क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। तो जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो जाएगा तो वहाँ पे जो फाइनल कास्टिंग होगी उसका वॉल्यूम एक्चुअल से 4% कम होगा, डेट इज दिस विल बी 0.96। इसके बाद जो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होगा वो उसके अंदर भी वॉल्यूम का कमी आएगी, डेट इज द 6% ऑफ द वॉल्यूम। अब जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो ये है और इसका भी अब 6% कम हो जाएगा, डेट इज 50 का क्यूब इंटू 0.96 इंटू 0.94। So this is the final casting you will get, and let us say the dimension is A, so this will be the volume A cube। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो फाइनल साइज आएगा निकल करके ये आएगा 48.317 mm। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास कास्टिंग है जिसकी लेंथ है 150 mm, विड्थ है 100 mm और जो डायामीटर जो डेप्थ है डेट इज द थिकनेस वो कितनी है 80 mm। और यहाँ पे इसके सेंट्रल में एक होल है और ये कितना है 50 mm का होल है, ठीक है। अब ये हमको कास्टिंग दे रखी है। अब यहाँ पे जो मशीनिंग एलोवेंस है, मशीनिंग एलोवेंस जो है वो कितना है 1 mm ऑन ईच सरफेस। तो जो फाइनल हमको पैटर्न बनाना रहेगा वो उसका डायमेंशन क्या होगा वो यहाँ पे पूछा है। तो मैंने पहले आपको क्या बताया कि जो पैटर्न है वो क्या है रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइडेड विद सम एलोवेंसेस। तो पैटर्न भी कुछ कास्टिंग के जैसा ही दिखेगा लेकिन इसके साइज में अंतर रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द एलोवेंस विच वी आर गोइंग टू कंसीडर। तो ये पैटर्न रहेगा कुछ इस तरीके से, जिसकी लेंथ रहेगी लेटस से L, जिसकी विड्थ रहेगी लेटस से B, जिसकी थिकनेस रहेगी लेटस से T एंड जिसके ऊपर जो होल है इसका डायमीटर रहेगा लेटस से D। अब यहाँ पे हमको कंसीडर करना है मशीनिंग एलोवेंस 1 mm ऑन ईच सरफेस। देखो अगर आप क्या करोगे इतने ही एक्चुअल साइज को लेकर के कास्टिंग कर दोगे तो फाइनल, और लेट अस सपोज के श्रिंकेज यहाँ पे नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो जो फाइनली जब आप इसकी मशीनिंग करोगे, इसकी सरफेस की मशीनिंग करोगे तो एक्चुअल डायमेंशन कम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमको जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो, जो मशीनिंग एलोवेंस की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 mm ऑन ईच सरफेस, मतलब हर सरफेस से 1 mm का जो मटेरियल है वो निकलना है आफ्टर द ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। इसीलिए हर सरफेस की तरफ हमको 1 mm ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ भी हमको थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा 1 mm और इस तरफ भी हमको थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा 1 mm, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है ये ओवरऑल 2 mm बढ़ जाएगी। डेट इज़ ये जो फाइनल लेंथ है ये जो आएगी 152 mm की। इसी तरीके से जब हम विड्थ की बात करेंगे तो हमको सरफेस तो ये वाली भी करनी है, तो इस तरफ भी हमको देना पड़ेगा एलोवेंस और इस तरफ भी हमको देना पड़ेगा एलोवेंस 1 mm का। तो जो फाइनल विड्थ होगी वो 2 mm बढ़ जाएगी, डेट इज़ 102 mm। इसके बाद थिकनेस की बात जब हम लोग करेंगे तो हमको इस तरफ भी एलोवेंस देना है
और हमको इस तरफ भी अलाउंस देना है, तो जो टोटल थिकनेस है वो भी बढ़ जाएगी 2 mm, डेट इज़ 82 mm। लेकिन यहाँ पे खेल आता है डायामीटर में, यहाँ पे खेल आता है डायामीटर में। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे डायामीटर 52 mm मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि डायामीटर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरिंग ऑपरेशन करेंगे। इसकी सरफेस फिनिश को हटाएं, मतलब डायामीटर का इनलार्जमेंट करना है, डायामीटर का इनलार्जमेंट करना है, ठीक है। सरफेस फिनिश देखो क्या होगा, सर्कुलर होल की जब आप लोग सरफेस फिनिश करते हो तो मटेरियल का रिमूवल होता है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सरफेस। इनसाइड ऑफ द सरफेस से मटेरियल का रिमूवल हो रहा है, मतलब डायामीटर इंक्रीज कर रहा है, डायामीटर इंक्रीज कर रहा है। तो माय डियर यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो, अगर आपको चाहिए कितना, 50 mm का डायमीटर चाहिए एक्चुअल कास्टिंग में, आपने क्या किया, बिना एलोवेंस प्रोवाइड किए 50 mm का ही होल बना दिया पैटर्न के अंदर। उसके बाद जब आप इसकी कास्टिंग की सरफेस फिनिश करोगे तो वहाँ से 1 mm का मटेरियल निकल जाएगा हर सरफेस से, तो कुल मिलाकर के 2 mm बढ़ जाएगा, डायामीटर 52 हो जाएगा। इसीलिए डायामीटर जो हमारे पास इंटरनल सरफेस होती है, जैसे होल की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो होल को एक्चुअल साइज से 2 mm छोटा बनाना पड़ेगा, डेट इज़ 48 mm का होल बनाना पड़ेगा पैटर्न के ऊपर। इसके ऊपर जब हम लोग मशीनिंग करेंगे तो 2 mm निकलेगी टोटल हर सरफेस से 1 mm निकलेगी, टोटल मिलाकर के 2 mm निकलेगी, तब जा कर के जो फाइनल होल मिलेगा वो 50 mm का मिलेगा। तो यहाँ पे होल का ध्यान रखना है बस। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए जी। ऑल राइट, तो ये था बेसिक ऑफ द श्रिंकेज एलोवेंस और ड्राफ्ट एलोवेंस और मशीनिंग एलोवेंस। करते हैं कल कंटिन्यू इस लेक्चर को फर्दर। ऑल राइट।